नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं बीए एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के पेपरों का, पिछले वर्षों के पेपरों का सॉल्यूशन। तो आज का जो पेपर है वो राजस्थान का इतिहास, पेपर कोड है इसका HI02, प्रारंभिक काल से 1956 ईस्वी तक। इसमें हम पुराने प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की ओर। इस पेपर में 3 खंड होते हैं, सेक्शन ए, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में 7 प्रश्न होते हैं जो 30 शब्दों की सीमा में अपन को लिखने हैं। खंड ब में 8 प्रश्न होते हैं जिसमें 4 प्रश्न करने होते हैं, जिसकी शब्दों की सीमा 200 शब्द होती है। और खंड स में 4 प्रश्न होते हैं जिसमें 2 प्रश्न करने होते हैं, शब्दों की सीमा 500 शब्द होती है। तो खंड अ में पहला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज इतालवी इतिहासकार लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, जिन्होंने 1915-1916 के आसपास इस स्थल पर सबसे पहले ध्यान दिया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद अम्लानंद घोष ने 1952 में इसकी पहचान हड़प्पा सभ्यता के हिस्से के रूप में की, और इसके बाद बीबी लाल और बीबी थापर ने 1961-69 के दौरान इसकी व्यापक खुदाई का कार्य किया था। दूसरा प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ के बारे में आप क्या जानते हैं? कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित एक जैन स्तंभ है, जिसे 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजाजी खथोड़ ने बनवाया था। यह प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और यह विजय स्तंभ से भी पुराना है। यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है और इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों और चित्रों का अद्भुत संग्रह है। अगला प्रश्न है, दिवेर के युद्ध के बारे में लिखिए। दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए। इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई और उनके सैनिक भाग गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिवेर से गोगुंदा तक के 36 मुगल ठिकानों पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है और इसने मेवाड़ की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत कौन था? मोतीलाल तेजावत 1885 से 1963 एक ही आंदोलन के नेता थे, जो 1920 के दशक में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलनरत था। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम के बारे में लिखिए। मानगढ़ का इतिहास एक दुखद लेकिन प्रेरणादायक घटना से जुड़ा है। जब 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हुए लगभग 1500 भील आदिवासियों पर गोलियां चलाकर उनका नरसंहार किया था। यह घटना आज भी भील समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। आदिवासियों ने बेगारी से इनकार करने और स्थानीय रजवाड़ों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था। बिट्टू सूजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। बिट्टू सूजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम राव जयसिरो छंद है। यह ऐतिहासिक कृति है जो डिंगल भाषा, राजस्थान की एक भाषा है, डिंगल भाषा में लिखी गई है और इसमें बीकानेर के शासक राव जयसिंह के समय में शहजादा कामरान के आक्रमण और हार का महत्वपूर्ण विवरण मिलता है बिट्टू सूजे द्वारा रचित पुस्तक में। अगला प्रश्न है, श्यामल दास जी कौन थे? श्यामल दास जी महामहोपाध्याय तथा केसर हिंद कविराज श्यामल दास जी, जिनका जन्म 5 जुलाई 1836 और जिनका निर्वाण 3 जून 1893 के भारत के इतिहासकार थे। श्यामल दास जी भारत के इतिहासकार थे जिनको ब्रिटिशों ने महामहोपाध्याय और केसर हिंद की उपाधि दी थी। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के आरंभिक लेखकों में गिने जाते हैं। वे महाराणा सज्जन सिंह के विश्वास पात्र थे, उनके दरबारी कवि थे और उनके शिष्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा लेखक थे। खंड ब में प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान के सूफी आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। राजस्थान के सूफी आंदोलन का विश्लेषण दर्शाता है कि यह एक रहस्यवादी, प्रेम केंद्रित आधारित आध्यात्मिक परंपरा थी जिसने हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। खासकर अजमेर में ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती जैसे संतों के आगमन से सूफियों ने प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया, स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया और ग्रामीण आबादी तक पहुंचने के लिए संगीत और साहित्य का उपयोग किया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति को समृद्ध किया और भक्ति आंदोलन के साथ मिलकर धार्मिक सहिष्णुता की नींव रखी। सूफी आंदोलन का प्रभाव और उद्देश्य क्या क्या थे? पहला प्रभाव और उद्देश्य, धार्मिक प्रभाव। सूफियों ने इस्लाम के रहस्यवादी पहलुओं पर जोर दिया।
ईश्वर ईश्वर से सीधे जुड़ा और व्यक्तिगत प्रेम को महत्व दिया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिले। दूसरा है सामाजिक समरसता। सूफी संतों ने जात पात और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ा। आगे स्थानीय संस्कृति का एकीकरण। सूफियों ने स्थानीय रीति रिवाजों और भाषा को अपनाया, जिससे सूफीवाद राजस्थानी परिवेश के अनुकूल हो सका और व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ। इसके बाद है प्रमुख सूफी संत और केंद्र। राजस्थान में प्रमुख सूफी संत कौन थे और उनके केंद्र क्या क्या थे? पहला है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती। इन्होंने राजस्थान में सूफी आंदोलन की नींव रखी। अजमेर उनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना और आज भी दरगाह शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रेम और सेवा का प्रसार। चिश्ती संप्रदाय जैसे सिलसिलों ने प्रेम और सेवा पर बल दिया, जिससे लोगों का दिल जीता जा सके। सांस्कृतिक साधन। सूफियों ने संगीत, कव्वाली और साहित्य का उपयोग किया, जिससे उनके उपदेशों का प्रसार बड़े जनसमूह तक हो सका। सामाजिक संवाद। सूफी संतों ने गांव-गांव जाकर लोगों को नैतिकता, प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया। तो ये था राजस्थान के सूफी आंदोलन का विश्लेषण। अगला प्रश्न है मध्यकालीन राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्यकालीन राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की मुख्य विशेषता में मजबूत पत्थर के निर्माण, रणनीतिक स्थान, ऊंचे परकोटे, आकर्षक द्वार, जल प्रबंध की व्यवस्था और हिंदू व मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण शामिल है, जिससे वे रक्षा और कलात्मक समृद्धि दोनों का प्रतीक बनते हैं। ये दुर्ग शौर्य, सुरक्षा और शाही शक्ति को दर्शाते हैं तथा अपनी विशालता, सुंदरता और सुदृढ़ता के कारण आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन के मुख्य विशेषता क्या क्या है वो अपन देखेंगे। सुरक्षा और स्थान। रणनीतिक स्थान कौन कौन से? दुर्गों का निर्माण ऊंची पहाड़ियाँ, घने जंगलों या मरुस्थल जैसे रणनीतिक स्थानों पर किया जाता था, ताकि दुश्मन सेना आसानी से उन पर आक्रमण न कर सके। मजबूत निर्माण होता था। सुरक्षा के लिए मजबूत पत्थरों और विशेष रूप से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। वास्तुशिल्प की यहाँ विशेषताएं कौन कौन सी है? जैसे उच्च परकोटे और दीवारें। दुश्मनों से बचाव के लिए किलों को मजबूत और ऊंचे परकोटों तथा दीवारों से घेरा जाता था। आकर्षक द्वार होते थे। प्रवेश द्वार जो होते थे वो आकर्षक होते थे। प्रवेश द्वार अक्सर सजावटी होते थे, जिन पर पत्थर की बारीक नक्काशी की जाती थी और शाही प्रतीक भी बनाए जाते थे, जैसे हाथी द्वार पर भित्ति चित्र। इसके बाद जलाशयों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, ये भी एक विशेषता है। पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किले के भीतर और आसपास बड़े बड़े जलाशय और बावड़ियाँ, सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे, जिनमें पत्थर की भित्तियाँ और कलात्मक घाट होते थे। इसके बाद है कलात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव कौन कौन से थे? राजपूत और इस्लाम शैलियों का मिश्रण। राजस्थान के दुर्गों की वास्तुकला में राजपूत, मुगल और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। सुंदर अलंकरण। महलों और इमारतों में पत्थर की नक्काशी, मेहराबें, झरोखे, छतरियाँ और सुंदर जालियाँ बनाई जाती थी, जिन पर फूल पत्तियाँ, पशु पक्षी और राजस्थानी लघु चित्र बनाए जाते थे। शौर्य और कलात्मकता का संगम। ये दुर्ग न केवल रक्षात्मक किले थे, बल्कि वे शाही परिवारों की शक्ति, कलात्मक समृद्धि और वैभव को भी प्रदर्शित करते थे। और इन इन मुख्य उदाहरण किलों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे आमेर का किला जयपुर, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में से हैं, जो इन स्थापत्य विशेषताओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति मिश्रित है, जहाँ पारंपरिक चुनौतियों जैसे कम साक्षरता दर और सामाजिक असमानताओं के बावजूद महिला शक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव और सशक्तिकरण के लिए सरकारी और गैर सरकारी पहलों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि महिलाओं की तस्करी और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का सामना अभी भी किया जा रहा है और उनके लिए पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू की बात करें तो सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं? बढ़ता हुआ सशक्तिकरण। राजस्थान की महिलाओं की मेहनत और दृढ़ संकल्प आज पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, जिससे पता चला है कि वे अपने हौसलों से नई राहें तलाश रही हैं। सरकारी पहले। राज्य महिला आयोग महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलवाता है और महिला गृहों की निगरानी करता है। गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान है? कई गैर सरकारी संगठन महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकार से अवगत करा रहे हैं और महिला मानवाधिकारों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। इसके बाद चुनौती और नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं महिलाओं के संरक्षण में? साक्षरता दर में अंतर है। राजस्थान की महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है, जिससे उनके अधिकारों और अवसरों पर असर पड़ता है। महिलाओं की तस्करी, यौन शोषण, जबरन श्रम और व्यवस्थित विवाह जैसे उद्देश्यों से महिलाओं की तस्करी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न।
एक नकारात्मक पहलू है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और बलात्कार शामिल है, आज भी एक प्रमुख समस्या है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें अभी भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति में विभिन्न सिद्धांत बने हुए हैं, अलग अलग से राजस्थान की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में विदेशी मूल सिद्धांत, कर्नल टॉड, शक, हूण, कुषाण के वंशज, अग्निकुंड सिद्धांत में परमार, सोलंकी, प्रतिहार, चौहान की आबू पर्वत के कुंड अग्निकुंड से उत्पत्ति, क्षत्रिय या वंशानुगत सिद्धांत में वैदिक क्षत्रियों से जुड़े, और मिश्रित मूल सिद्धांत D.P. चटर्जी द्वारा प्रतिपादित आर्यों और विदेशियों के मिश्रण से शामिल है, जिनके आलोचनात्मक परीक्षण से पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जटिल थी और इसमें स्वदेशी व विदेशी तत्वों का मिश्रण था। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? विदेशी मूल सिद्धांत, कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकारों के अनुसार राजपूत शक, हूण, कुषाण जैसे विदेशी जातियों के वंशज थे। टॉड ने अग्नि पूजा को इस सिद्धांत का मुख्य आधार बताया, क्योंकि इन जातियों के लोग भी अग्नि पूजा करते थे। अग्निकुल सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी, परमार और चौहान जैसे राजपूत वंश आबू पर्वत पर एक प्राचीन अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। अगला सिद्धांत है क्षत्रिय या वंशानुगत सिद्धांत। यह सिद्धांत राजपूतों को वैदिक काल के क्षत्रियों का वंशज मानता है। इसके अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल के राजपूत वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे, जो आर्यों की परंपरा से जुड़े थे। अगला सिद्धांत है मिश्रित मूल सिद्धांत। डॉक्टर D.P. चटर्जी द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत किसी एक समूह के वंशज नहीं थे, बल्कि एक मिश्रित जाति थी, इसमें आर्यों के वंशज भी थे, हूणों व शकों जैसी विदेशी जातियों से मिश्रित वंशज भी थे। इन अलग अलग सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के किसी एक सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह संभव है कि राजपूतों की उत्पत्ति में स्वदेशी और विदेशी तत्व दोनों शामिल थे। अग्निकुल सिद्धांत पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जबकि विदेशी मूल सिद्धांत समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक तथ्यों की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। इसीलिए मिश्रित मूल सिद्धांत ही राजपूतों की उत्पत्ति की जटिलता को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। खंड स में 4 प्रश्न होते हैं, दो प्रश्न करने होते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान की इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में पुरातात्विक सामग्री जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, साहित्यिक सामग्री जैसे विभिन्न पंथ और यात्रा वृत्तांत, और पुरालेख सामग्री में जैसे राज्य अभिलेखागार के दस्तावेज शामिल है। ये विभिन्न प्रकार के स्रोत तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे इतिहासकारों को राजस्थान के समृद्ध अतीत को समझने में मदद मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? ये वे सामग्री जो उत्खनन और खोजों से प्राप्त होती है और काफ़ी विश्वसनीय होती है। शिलालेख एक पुरातात्विक लेख है। ये पत्थरों पर खुदे हुए लेख होते हैं जो प्राचीन राजवंशों, भूमि अनुदानों, धार्मिक प्रथाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों में भोसुंडी, मानमोरी, बिजोलिया, चिरवा, रणकपुर प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति और गठियाला के शिलालेख शामिल है। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के भी शामिल हैं। ये तत्कालीन शासकों व उनकी आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं। स्मारक, किले, महल, मंदिर और अन्य ऐतिहासिक इमारतें उस समय की वास्तुकला और कला को दर्शाती हैं। शैल चित्र, बूंदी, कोटा और विराटनगर जैसे स्थानों से मिले चित्रित शिलाश्रय प्राग ऐतिहासिक मानव जीवन और कला के प्रमाण हैं। मिट्टी के बर्तन और औजार, ये उस समय के लोगों के जीवन, रहन सहन और तकनीक विकास की जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के लिखित ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत शामिल है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि कर्नल टॉड द्वारा लिखी गई रचनाएं, जिनमें राजस्थान के इतिहास का वर्णन मिलता है। यात्रा वृत्तांत विभिन्न यात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांत की भी तत्कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी देते हैं। राजस्थानी साहित्य, लोकगाथाएं, कविताएं और अन्य पारंपरिक साहित्य में भी इसकी झलक मिलती है। पुरालेख सामग्री, इसमें विभिन्न अभिलेखागारों में संरक्षित दस्तावेज शामिल है और राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर जिले में स्थित है। अगली कड़ी में अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। महाराणा सांगा की मुख्य उपलब्धियों में राजस्थान को एकजुट कर विदेशी आक्रांताओं से बचाना, दिल्ली, मालवा और गुजरात की सल्तनतों के खिलाफ सैन्य सफलताएं हासिल करना और राजपूतों के लिए एकता व स्वतंत्रता का प्रतीक बनना शामिल है, जिसके कारण उन्हें हिंदू पथ कहा गया। उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था से मेवाड़ को मजबूत किया, सेना को सुव्यवस्थित किया और कला एवं संस्कृति को भी संरक्षण
दिया। इनकी सैन्य उपलब्धियां हैं साम्राज्य का विस्तार। सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात की सल्तनतों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपनी शक्ति का विस्तार किया। राजपूतों को एकजुट करना। उन्होंने पाटी पेरवन परंपरा का पालन करते हुए विभिन्न राजपूत राजाओं को और सरदारों को विदेशी आक्रांताओं से के विरुद्ध एकजुट किया, जिससे राजपूतों में फिर से एकता स्थापित हुई। बयाना और खानवा का युद्ध। उन्होंने 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को परास्त किया, हालांकि खानवा के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। साहसिक नेतृत्व। युद्ध में घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपना प्रतिरोध जारी रखा, जिससे वे एक महान योद्धा और शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रशासनिक और सामाजिक उपलब्धियां। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। सांगा ने अपने शासनकाल में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुसंगठित और कुशल बनाया। न्यायपालिका को मजबूत। उन्होंने न्यायपालिका को मजबूत किया और प्रजा को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए कार्य किया। आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि। उन्होंने शासनकाल में मेवाड़ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। कला और संस्कृति का संरक्षण। उन्होंने राजपूत वीर गाथा और धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण को बढ़ावा दिया। उनकी अन्य उपलब्धियां। हिंदू पद की उपाधि। अपने कुशल नेतृत्व राजपूतों में एकता स्थापित करने के प्रयासों के कारण उन्हें उत्तर भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक और हिंदू पद के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ की शक्ति में वृद्धि। उनकी नीतियों ने न केवल मेवाड़ की शक्तियों को बढ़ाया, बल्कि उसे उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत रियासत के रूप में स्थापित किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आगे इसी तरह हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।